अस्सलाम वालेकुम शाराए दसूस से मैं हूं अब्दुल करीम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। क़याम पाकिस्तान के बाद से अब तक गो के कायद-ए-आज़म ने तो ये कहा था कि मुल्क के अंदर सहाफ़त आज़ाद होगी, फ्रीडम ऑफ प्रेस होगी, और हमारा 1973 का आइन भी ये कहता है कि जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है वो फुल्ली सिक्योर्ड होगी। लेकिन क़याम पाकिस्तान के बाद से अगर हम देखें, वो मार्शल लॉ के अदवार हों या जमहूरी हुकूमतों के अदवार हों, इनमें किसी न किसी तरह से मीडिया की आज़ादी की या प्रेस फ्रीडम को कुचलने के हवाले से क़वानीन आते रहे। अयूब खान का दौर हो तो प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस के ज़रिए से आवाज़ों को दबाने की कोशिश की जाती है, हुकूमतों पर तनकीद को रोकने की कोशिश की जाती है, कभी कोई कानून तो कभी दूसरा कानून। और जब 2002 में पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर शुरू हुआ तो पैमरा ऑर्डिनेंस आया। पैमरा ऑर्डिनेंस से पहले भी एक मुजवज़ा ऑर्डिनेंस आया, उस पर काफ़ी लेदे हुई, और फिर उसके बाद रैम्बो के बाद ये पैमरा आया। पैमरा का कानून भी मौजूद है और इस हवाले से भी बहुत सारी शिकायत हैं। जब सोशल मीडिया का दौर आया तो हमने कुछ अर्से पहले देखा कि सोशल मीडिया को गैग करने के हवाले से सोशल मीडिया रूल्स PTA की एम्बेड में दे दिए गए। ये भी एक कोशिश जो थी, उसके ख़िलाफ़ लोगों ने आवाज़ उठाई। और अब फिर डिजिटल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इस तमाम को पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से एक कानून ला करके एक मरतबा फिर आज़ादी सहाफ़त का गला घोंटने की कोशिश की जा रही है। और हम देखें तो पाकिस्तान में APNS हो, सहाफ़ियों की तंजीम PFUJ हो, CPNE हो, तमाम ने जो है वो इस मुजवज़ा मसवदा कानून जो है इसको रद्द किया है। अगर ये कानून लाने की आखिर वजह क्या है और इस कानून के अंदर क्या कुछ कहा गया है, और इस हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगी बैरिस्टर सारा सीरत। सारा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? आई एम वेरी वेल, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सारा, ये बताइए कि ये जो मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी का नया कानून है, अगर इसको किसी अदालत में चैलेंज किया जाए जैसा कि ये इस शक्ल में है, तो क्या ये अदालत में बरकरार रह पाएगा? सिंपल आंसर, नो। और क्यों? ये भी कहना ज़रूरी है पहले तो कि ये इसके प्रोमलगेट होने के चांसेस बहुत कम नज़र आते हैं, बिकॉज़ ये ऑर्डिनेंस जिस तरह से ड्राफ्टेड है प्रैक्टिकली ये अनवर्केबल है। किसी कोर्ट में ये स्टैंड नहीं हो सकती। इसमें जो डिजिटल मीडिया का स्कोप है वो इतना वाइड है कि पोटेंशली हर इंसान जो इंटरनेट यूज़ करता है वो उसकी एम्बिट में, उसकी वायलेशन में आ सकता है। प्राइम मिनिस्टर साहब अपने ट्विटर पे अगर कोई वीडियो शेयर करेंगे उससे पहले उनको एक मीडिया अथॉरिटी का लाइसेंस चाहिए। अगर कोई इंसान अपना एक कुकिंग चैनल शुरू करना चाहता है, अ यंग हाउसवाइफ एट होम, शी विल नीड अ लाइसेंस। इफ़ अ यंग चाइल्ड वांट्स टू स्टार्ट अ स्पोर्ट्स चैनल, उसको भी लाइसेंस चाहिए। मतलब इसका एम्बिट स्कोप इतना वाइड है कि एक तो ये प्रैक्टिकली अनवर्केबल है कि हर इंसान जाके पहले लाइसेंस ले, और उसके अलावा ये बात है कि इसको पुलिस करना इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि आप कोई भी इंसान अगर ये कंटेंट किसी और मुल्क से अपलोड करवाना चाहें और वो अपलोड करवा लें तो पाकिस्तान की अथॉरिटी उनके ख़िलाफ़ एक्शन कैसे ले सकती है? इट्स अनवर्केबल। लेकिन देखें ना, ये कह सकते हैं कि जी ये शख्स जो है ये पाकिस्तान में रहता है और इसने अपलोड किया है, और फिर पाकिस्तान में रहता हूँ तो पाकिस्तान के कानून की पाबंदी तो मुझ पर करनी पड़ेगी, और फिर वो इस बुनियाद पे जो है वो मुझे सजा भी दे सकते हैं और कहेंगे कि जी इतने मिलियन जुर्माने जो है वो आप अदा करें। देखिए, मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देती हूँ। मेरी तो आवाज़ दब जाएगी, मुझे तो पुलिस पकड़ने आ जाएगी ना। एंड आई थिंक दैट इज़ प्रॉब्ली द इंटेंट बिहाइंड ड्राफ्टिंग दिस, कि ये एक प्रॉब्ली एक इंटिमिडेशन टैक्टिक है जिसको प्रोमलगेट नहीं किया जाएगा। क्योंकि आप जो बात कर रहे हैं, मैं अगर इसकी आपको एक एग्जांपल दूँ कि अगर एक ब्रिटिश मुस्लिम सिटीज़न किसी मुसलमान मुल्क में जाके दूसरी शादी करता है, विच इज़ इलीगल इन द यूनाइटेड किंगडम, तो वो वापस जब यूनाइटेड किंगडम जाएगा वो प्रोसिक्यूट नहीं होएगा, क्योंकि जिस मुल्क में उसने जाके शादी की है वहाँ पर इट्स नॉट इलीगल टू कॉन्ट्रैक्ट अ सेकंड मैरिज। सिमिलरली अगर एक पाकिस्तानी इंसान किसी बाहर मुल्क बैठे हुए इंसान को कोई कंटेंट ईमेल करता है या सेंड करता है किसी भी तरह से जो उस मुल्क से अपलोड होता है, तो उस मुल्क में तो कोई क्राइम कमिट नहीं हुई। हाउ कैन द पाकिस्तान अथॉरिटी लीगली अंडर दिस ऑर्डिनेंस टेक एक्शन अगेंस्ट दैट पर्सन? तो इस अगर कोई एक्शन लेना चाहेगी, मतलब मैं फ़र्ज़ करें पाकिस्तान में हूँ, पाकिस्तान से मैंने एक वीडियो वीलॉग जो है वो किया है और मैंने अपलोड कर दिया है,
लाइसेंस नहीं लिया, तो इस कानून के तहत मेरे खिलाफ क्या कुछ हो सकता है? देखिए, अगर आपने पाकिस्तान से अपलोड किया तो फाइन्स भी हैं, इम्प्रिजनमेंट भी है, एंटिसिपेटेड है वो। कितनी है? देखिए 5 साल तक की कैद हो सकती है, 25 मिलियन रुपीस तक का फाइन हो सकता है। अच्छा, सो इट्स सिग्निफिकेंट अगर तो आप पाकिस्तान से कंटेंट अपलोड करें तो क्या ये इसका तरीकाकार क्या होगा, कैसे ये प्रोसीजर होगा, कैसे सजा दी जाएगी, कैसे पकड़ा जाएगा, इसके कानून पे कैसे अमल दरामद कैसे होगा? जी, जो कंप्लेंट्स काउंसिल है उसकी फिर जो एक अपेलेट फोरम है वो ट्राइब्यूनल होगी। हाई कोर्ट को एक्सक्लूड कर दिया गया है। ट्राइब्यूनल से डायरेक्ट अगर आप अपील करना चाहें तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, यानी कि हाई कोर्ट का एक जो था अपील का राइट ऑफ अपील वो भी ख़त्म कर दिया गया है, और दूसरी तरफ जो है वो एक काउंसिल बना दी गई है। जो काउंसिल, उसके लिए कोई क्राइटेरिया इसमें क्या प्रपोज किया गया? देखिए, जो आपकी मीडिया अथॉरिटी होगी वो 12 मेंबर्स की अथॉरिटी होगी, जिसमें चेयरमैन होंगे और 11 मेंबर्स होंगे, और वो जो 11 मेंबर्स होंगे वो फेडरल गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन के ऊपर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उनको अपॉइंट करेंगे। उनमें से 6 लोगों का जो क्राइटेरिया डिवाइस किया गया है वो एक एरिया डिफाइन किए गए हैं कि या तो वो फ्रॉम द आर्ट्स या मीडिया या साइबर क्राइम इस किसी बैकग्राउंड से होंगे। 6 मेंबर्स विल बी फ्रॉम दोज एरियाज। टोटल जो मीडिया अथॉरिटी होगी वो 12 लोगों की होगी। उसके बाद जो कंप्लेंट्स है वो स्क्रूटनाइज होंगी, फिर वो फैसला होगा। अगर आप उस फैसले के खिलाफ जाना चाहते हैं तो वो ट्राइब्यूनल फैसला करेगी। वो ट्राइब्यूनल फैसला करेगी। तो ये जो यहाँ पे जो ट्रिब्यूनल्स हैं जिसमें जाएंगे आप अपील के लिए काउंसिल के फैसले के खिलाफ, तो ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हैं ना? जी बिल्कुल ऐसा ही है। एंड दिस इज़ अ वेरी क्लियर अटैक ऑन द इंटेग्रिटी ऑफ द जुडिशल सिस्टम, बिकॉज हाई कोर्ट की पावर्स यहाँ से ली जा रही हैं, लेकिन बात वही होती है कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस डिसाइड नहीं कर सकता, और यहाँ पे इश्यूज सारे कॉन्स्टिट्यूशनल हैं। तो टू एम्पावर एन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल टू डिसाइड आर्टिकल 19 और 19A and to weigh those or evaluate those, it's not possible. सारा इसमें एक बात, इस जो मुजवजा बिल है इसके अंदर एक बात ये भी है कि बग़ैर शोकस नोटिस जो है वो किसी भी अखबार, टीवी चैनल या उसका लाइसेंस जो है वो मनसूख किया जा सकता है, और उसमें ये भी है कि मुसल्लह अफवाज के ऊपर तनकीद नहीं हो सकती है, आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान के हवाले से, आइडियालॉजी ऑफ इस्लाम के हवाले से, और फिर जो अदालतों के अंदर जो मामलात हैं उन हवाले से तनकीद नहीं कर सकते। तो ये वाली पावर्स तो जो हैं ये तो अदालतों का इख्तियार नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स को कैसे दिया जा सकता है? बिल्कुल करें जी, लेकिन उससे पहले ये बात है कि अगर आप शो कॉज नोटिस दिए बगैर किसी को गिल्टी फाइंड करेंगे तो यू आर टेकिंग अवे दैट पर्सन्स राइट टू अ फेयर ट्रायल स्ट्रेट अवे। आर्टिकल 10A की वायलेशन है। उसके अलावा जो यहाँ पे इश्यूज अंडर कंसिडरेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच, आर्टिकल 19A राइट ऑफ द सिटीजन्स टू इंफॉर्मेशन, और दोनों आर्टिकल्स में जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है कि आई मीन देर नॉट अनक्वालिफाइड पावर्स, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का टर्म यूज़ किया गया है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इन लाइट ऑफ सर्टन फैक्टर्स, वो फैक्टर्स हैं जैसे ग्लोरी ऑफ इस्लाम, इंटेग्रिटी और सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान, रिलेशंस विद फॉरेन नेशंस, डिसेंसी और मोरालिटी। जो रिस्ट्रिक्शंस आएंगी वो रीजनेबल होंगी जी, सब्जेक्ट टू लॉ। देखें, इसका बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि 1975 तक इन फैक्टर्स के साथ एक और फैक्टर होता था डेफेमेशन का। 1975 में डेफेमेशन को आर्टिकल 19 से रिमूव कर दिया गया था, इसलिए क्योंकि ये रिकग्नाइज की गई थी बात कि क्वालिफाइड प्रिविलेज ऑफ मीडिया पर्सन्स और जर्नलिस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप हर वक्त किसी जर्नलिस्ट के गर्दन पे तलवार टांग के नहीं रख सकते। तो जो प्रिंसिपल है क्वालिफाइड प्रिविलेज का, उसको सामने रखते हुए ये एक सॉर्ट ऑफ लिबरल और फ्री प्रेस की तरफ जाना शुरू किया था। इट इज़ वेरी सैड दैट टुडे वी आर एक्चुअली टेकिंग 2 steps बैक, और इसके ऊपर जो हम रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करने जा रहे हैं, 2016 की सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है जिसने इंटरप्रेट किया है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन को, और बड़ी क्लियरली कहा है कि इट शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेटरी
arbitrary or oppressive. यहाँ पे जिस किस्म की जो एम्बिट है डिजिटल मीडिया का स्कोप है और जो डिस्कस किया और जिस किस्म की पनिशमेंट्स हैं, दिस इज़ हाईली ऑप्रेसिव एंड आई वुड बी वेरी सरप्राइज्ड इफ अ कोर्ट इंटरप्रेट्स दिस ऑर्डिनेंस to say that it comes within the ambit of a reasonable restriction. अच्छा, एक तरफ तो ये अभी आपने अपने शुरू में एक बात की थी कि एक्चुअली ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स जो हैं उनको पावर्स देने का मतलब है कि आप अदालतों की जो इंटरप्रिटेशन का इख्तियार है कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ की, वो इख्तियार कम करके आप इन ट्रिब्यूनल्स को देना चाह रहे हैं. एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस डिसाइड नहीं कर सकता, और अगर ये चीज़ करनी भी है, देखें, एक ऑर्डिनेंस के थ्रू आप कॉन्स्टिट्यूशन को तो चेंज नहीं कर सकते. या तो आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आएँ जिसके तहत आप इस प्रोविजन को, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करें और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स को इस तरह की पावर्स दे दें. बट एज अ प्रेजेंटली स्टैंड्स दिस कैन नॉट बी डन, दिस शुड नॉट बी डन. सारा, आपने बहुत एक इस कानून का जायज़ा लेने के बाद बहुत आराम से बता दिया है कि ये कौन कौन सी बुनियादी आइनी हकूक़ की शिकों के ख़िलाफ़ है. तो आपको क्या लगता है, ये जो हुकूमत के इतने बड़े बड़े आला दिमाग जो हैं वो बैठे हुए हैं और वहाँ पे हुकूमत की साइड ये इस किस्म का मसवदा कानून बनाया जाता है, ये अदालतों में जैसे कि आप कह रही हैं कि ये सस्टेन भी नहीं कर पाएगा, तो फिर इस किस्म की कानून साजी या मुजवज़ा कानून साजी का आपके ख्याल में मकसद क्या हो सकता है? देखिए, on the face of it, it appears to be an attempt to perhaps ये जो हम 6th generation hybrid warfare में इस वक्त हैं, 5th generation hybrid warfare, I thought it was the 6th, but anyway, it is an attempt to intimidate. It is an attempt to warn. I don't think it is anything more than that. I don't think that it can be anything more than that, because ये इस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ये खड़ा नहीं हो सकता. तो सारा जो एक ऐसा कानून जो कि आइन में दी गई बुनियादी जो शख्सी आज़ादी हैं उसके ख़िलाफ़ है, तो इस किस्म का मुजवज़ा कानून लाके जो है वो क्या करना चाहती है हुकूमत आखिर? I think this is very clearly an attempt to say that the fundamental rights will perhaps no longer remain fundamental in the future, perhaps. तो क्या मैं ये समझूं कि हम जो है एक डेमोक्रेटिक जो रजीम होती है उसके एम्बिट से निकल के किसी फाशिज्म या फस्तायत की तरफ हम जा रहे हैं? देखिए, जो एक एग्जांपल तो मैंने आपको दिया कि 1975 में जो एक रिकग्नाइज की गई थी द फ्रीडम ऑफ द प्रेस, जिसमें इजाज़त दी गई थी कि सर्टन रिस्ट्रिक्शंस ईज़ की गई थी. हम उनसे ज़्यादा सिवियर रिस्ट्रिक्शंस में, जब पूरी दुनिया इज़ गोइंग टूवर्ड्स मोर फ्रीडम ऑफ द प्रेस एंड मोर सॉर्ट ऑफ लिबरल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, हम एक दूसरी तरफ जा रहे हैं. तो इट अपीयर्स दैट परहैप्स दीज restrictions mean that our values are perhaps no longer as, you know, aligned with the values of the international community. सर, इस कानून के तहत ये कहा गया कि आर्म फोर्सेस के ऊपर तनकीद नहीं हो सकती है, और फिर दूसरा ये है कि आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम के हवाले से कोई बात नहीं की जा सकती है, और वो होगी तो फिर वो लाइबल होगा. मतलब इन अ वे अगर मैं ये कहूँ कि आर्मी चीफ जो हैं उनको एक्सटेंशन नहीं मिलना चाहिए, तो इन अ वे ये एक तनकीद हो गई. तो क्या इस बात करने के ऊपर जो है वो एम आई लाइबल टू कन्विक्शन और ये सारा कुछ? लेकिन जो किसी भी इंसान की लाइसेंस की कंडीशंस होंगी उसमें ये है कि they will not be allowed to broadcast any material which is going to result in inciting violence or hatred. अब वो इतना widely defined है कि anything can come within incitement के हवाले से already laws are there. बिल्कुल. Anything that defames or brings into ridicule heads of state, members of armed forces, लेजिस्लेटिव और जुडिशल ऑर्गन्स. शायद ये कॉन्वर्सेशन भी जो कि एक लेजिस्लेटिव एक्ट के ऊपर हो रही है, परहैप्स दिस में ऑल्सो भी लाइबल टू पनिशमेंट इन द फ्यूचर, बिकॉज हम एक चीज़ के ऊपर डिबेट कर रहे हैं. एनीथिंग दैट इज सब जुडिस इन कोर्ट कैन नॉट बी ब्रॉडकास्ट.
یہ ان ملکوں میں تو سمجھ آتی ہے جہاں پہ جوری ٹرائلز ہوتی ہیں کہ جی پبلک کا مائنڈ آپ پریجوڈس نہ کریں, بٹ وہاں بھی جوریز کو سیکویسٹر کر دیا جاتا ہے. یو کی ناٹ پریونٹ پیپل فرام ہیونگ ایکسیس ٹو انفارمیشن آن اے کیس دیٹ از آف نیشنل انٹرسٹ, اور وہ کورٹس میں سب جوڈس ہے. اینڈ اینی تھنگ وچ از فالس اور بیسڈ آن میلافیڈیز, یہ لائسنس کی کنڈیشنز ہیں. Once I signed it, that's it. That's it. That's it. اب یہ آئیڈیالوجی آف اسلام جو ہے اس کے حوالے سے اگر آپ کوئی بات کرتے ہیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک مشکل بات ہے, کیونکہ یہاں پہ آئیڈیالوجی آف اسلام کے حوالے سے تو اگر دیکھا جائے تو ہمارے ہاں مختلف سیکٹس ہیں, اہل تشیع بھی ہیں, اہل حدیث بھی ہیں, سنی بھی ہیں, بریلوی بھی ہیں, اور پھر اسی طرح سے اگر دیکھا جائے تو مختلف جو فقہ ہیں جیسے حنبلی ہیں, مالکی ہے, شافعی ہے, حنفیہ ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو اب اس میں سے کون سی چیز جو ہے وہ ایسی ہوگی جس کے خلاف آپ سمجھیں گے یہ آئیڈیالوجی آف اسلام کے خلاف ہے؟ اور مور امپورٹنٹلی ایک ایڈمنسٹریٹو ٹرائبیونل کیسے ڈیسائیڈ کرے گا کہ آئیڈیالوجی آف اسلام وائلیٹ ہوئی ہے؟ از اٹ کیا آپ کی نظر میں کوئی اعلیٰ عدالتوں کا ایسا فیصلہ ہے جس میں آئیڈیالوجی آف اسلام یا آئیڈیالوجی آف پاکستان کو ڈیفائن کیا گیا ہو؟ دیکھیں, آئی ڈونٹ نو آف دا ٹاپ آف مائی ہیڈ, آئی ہیونٹ لکڈ ایٹ اٹ, بٹ آئی مین ون وڈ امیجن دیٹ this is so wide a description that there are new things that can always come into it. اگر کسی نے کہیں ڈیفائن بھی کیا ہے کسی کورٹ نے, تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کل کوئی نئی چیز نہ آئے جس کو آپ یہ نہ کہیں کہ یہ آئیڈیالوجی آف اسلام میں آتی ہے. This is something that is so wide. اس میں تو آپ کسی چیز کو بھی, تو مطلب اگر ہم دیکھیں تو پھر یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ آرٹیکل 10A جو فیئر ٹرائل کا ہے, یہ جو مجوزہ مسودہ قانون ہے, یہ اس کی بھی خلاف ورزی کی ان رسپیکٹ آف سرٹن میٹرز. اگر آپ کئی چیزوں کے خلاف, جیسے سرٹن وائلیشنس کے خلاف آپ کو شو کاز نوٹس ایشو کیے بغیر, آپ کو رائٹ آف ہیئرنگ دیے بغیر آپ کو پینلائز کیا جا سکتا ہے. دس از ویری ویری ٹربلنگ. اگر اس کو نٹ شیل میں یعنی اس کو کیا جائے تو آپ کے خیال میں یہ آئین پاکستان کی کون سی جو شکیں ہیں ان سے متصادم ہے یہ مجوزہ مسودہ قانون؟ دیکھیے, in a nutshell, Article 8 which says that no law shall be promulgated which is in violation of the Constitution. Article 19 ہے, Article 19A ہے. اچھا, the other thing which is also very interesting which I want to mention is کہ جب آپ بات کرتے ہیں ایک لائسنس کی, تو what is a license? لائسنس ایک ایسی چیز کو کہتے ہیں جو in legal terms ایک ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کی اجازت ہے جو ان دی ایبسنس آف دیٹ پرمیشن وڈ بی این ان لافل ایکٹیویٹی. اور ایک لائسنس صرف اس چیز کے لیے گرانٹ کیا جاتا ہے جو اسٹیٹ کی ڈومین میں ہو. دا کنٹری اونس دا آئل اینڈ گیس ریسورسز, آپ نے آئل اینڈ گیس کی کوئی ایکٹیویٹی کرنی ہے آپ کو لائسنس چاہیے. دا اسٹیٹ اونس دی ایئر ویز, سو اینی ٹیلی کام انڈسٹری ریلیٹڈ اگر آپ کورٹ میں اپیئر ہونا چاہتے ہیں ایز اے لائر تو یو نیڈ اے لائسنس. تو یہاں پہ واٹ پراپرٹی آف دا اسٹیٹ از ان پلے جس کے لیے آپ لائسنس لے رہے ہیں اور لائسنس فی کلیکٹ کر رہے ہیں. ہاں, یوٹیوب تو پاکستان کی پراپرٹی نہیں ہے. اٹ از ناٹ, فیس بک پاکستان کی پراپرٹی نہیں ہے, بالکل پراپرٹی نہیں ہے. گورنمنٹ آف پاکستان کی ایک ایلیمنٹ آف کوئٹ پرو کو ہوتا ہے لائسنس ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز میں کہ آپ ایک سروس پرووائڈ کریں, اس کے لیے کوئی کنسیڈریشن ہوتی ہے. یہاں پہ گورنمنٹ آف پاکستان کیا ایسی چیز ہے جو پرووائڈ کر رہی ہے which is owned by the government of Pakistan جس کے لیے وہ فیس کلیکٹ کر رہی ہے, and I'm sure there will be significant fees. دیکھیں, وہ یہ ضرور کر سکتی ہیں کہ اگر کسی کا پروگرام ہے جس کے اوپر کوئی ایڈورٹائزنگ کانٹینٹ چل رہا ہے تو اس میں سے جو ریونیوز جنریٹ ہو رہے ہیں اس کے اوپر انکم کو ٹیکس کر دیں. They can collect a tax on the income of whoever is broadcasting that material, but how can they license this activity when it doesn't fall within, I mean there are very serious public policy considerations here as well. بہت شکریہ سارا سیرت آپ کا. نئی ریگولیٹری اتھارٹی بنانے کی بات کی جا رہی ہے. قانونی ماہرین کے مطابق ایسا لگتا ہے کہ ان ایڈمنسٹریٹو ٹریبیونلز کے ذریعے قانون کی تشریح جو صرف عدالتوں کا دائرہ کار ہے اس پر شب خون مار کر یہ اختیار انتظامی ٹریبیونلز کو دے دیا جائے. ریاست سے بغاوت, حد کے عزت, توہین عدالت سے متعلق اختیار سماعت عدالتوں کے پاس اس لیے ہے کہ اس میں قانون اور آئین کی تشریح اور دیگر قانونی پیچیدگیوں سے متعلقہ فیصلوں کے امور شامل ہیں. کیا حکومت یہ چاہتی ہے کہ عدالتوں کے بجائے یہ اختیار اس کی مرضی سے چنے افراد کو دے دیا جائے کہ وہ آئین کی تشریح کریں,
سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس قانون کے پیچھے مقصد یہ بھی ہے کہ جمہوری روایت کا چہرہ رکھتے ہوئے وسطائی نظام لایا جائے اور آئین میں دی گئی شخصی آزادیوں پر قدغن لگا دی جائے۔ ایسی روش کو آئین سے انحراف اور بغاوت نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے؟ اس سوال کا جواب آنے والے دنوں میں اٹارنی جنرل صاحب کو عدالتوں کے سامنے دینا ہوگا۔ شارح دستور سے AQS کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔